नमस्ते दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने ना मुझे कमेंट में बताया था कि बड़ौदा बीएनपी एक्वा एफओएफ के ऊपर आपको वीडियो बनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आज के इस वीडियो में हम उसको डिटेल में समझेंगे, जानेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए ये सही चॉइस हो सकती है या फिर नहीं। जब भी कभी कोई फंड का नाम इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि एक्वा मतलब पानी, तो हमारा दिमाग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कुछ नया है या फिर कुछ डिस्कवर कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि वो फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यही इन्वेस्टर करते हैं, थीम देख के या फिर नाम देख के, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वाला नाम देख के उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी अंडरलाइनिंग नंबर के साथ। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ इस फंड के बारे में नहीं, किसी भी यूनिक साउंडिंग फंड के बारे में इवैल्यूएट करना आप खुद सीख जाओगे। एक फंड या फिर एफओएफ को आप एक ऐसे तरीके से देखो कि आप जोमैटो ऐप से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं कर रहे हो, बल्कि एक एग्रीगेटर ऐप से ऑर्डर कर रहे हो जो आपको रेस्टोरेंट से कनेक्ट करता है और अपना कमीशन बीच में लेता है। बड़ौदा बीएनबी एक्वा एफओएफ सेम ही काम करता है, एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। और ये सिर्फ वाटर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ये लग्जमबर्ग बेस्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका नाम है बीएनबी परिभास फंड्स एक्वा, और इसका 96% पैसा इसी फंड में है। तो ये क्या करता है, एक फंड के जरिए दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करता है 2 लेयर में। तो चलिए अब इसके नंबर देखते हैं, और ये नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये जो फंड है वो लॉन्च हुआ था इन 2021, मतलब आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले लॉन्च हुआ था। इसका जो एनएवी है वो है 17, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, पहला रेड फ्लैग इसमें जो आता है उसका AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। मेरे बहुत सारे पहले वीडियोस में भी मैंने उसके बारे में जिक्र किया है कि AUM क्या होता है, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो, और भी इंफॉर्मेशन के साथ वो वीडियो बनाया है मैंने। तो असेट अंडर मैनेजमेंट, इसका जो पूरा साइज है फंड का 50 करोड़ का है। अगर हम लोग इसको बड़े फंड के साथ कंपेयर करते हैं किसी, तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड की जो अगर हम बात करते हैं, तो वो 100 एफओएफ का 8,267 करोड़ का उसका AUM है। तो ये एक्चुअली बहुत छोटा फंड है, छोटा निश फंड है। एक्सपेंस रेशो जो है इसका 0.6% है, तो ये बहुत बड़ा इतना इशू करने लायक चीज नहीं है। एक्सपेंस रेशो के बारे में भी मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया है मेरे एग्जिस्टिंग वीडियो में। ऑल्सो इसका जो एग्जिट लोड है वो है 1%, मतलब अगर आप आपका पैसा जल्दी विड्रॉ करते हो, जल्दी निकाल लेते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर इस फंड में हम रिस्क लेवल की बात करते हैं ना, तो रिस्क लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिस्क है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सिंगल थीम इंटरनेशनल फंड है और इसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो इसके लिए रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही है। अब मैं आपको वो पार्ट बताती हूँ, जब मैं रिसर्च कर रही थी इस फंड के बारे में ना, तब मैंने ध्यान से देखा और मैं सरप्राइज हो गई। इस फंड ने अपने 1 ईयर में 19.13% का रिटर्न दिया है। अच्छा लगता है सुनने में, है ना? लेकिन अगर आप इस फंड को उसके एवरेज कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हो, जो है 38.58%, तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस फंड ने उसके एवरेज कैटेगरी के जो रेंज है उससे लगभग आधे से कम परफॉर्म किया है। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। अगर हम लोग इसको 3 साल का एवरेज डेटा के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो 3 साल में इस फंड ने परफॉर्म किया था अप्रोक्सीमेटली 14.5%, एंड उसकी जो कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी का रेंज था वो था 25.5%। एंड अगर हम लोगों ने 5 इयर्स का कंपैरिजन किया, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने सर्च किया, तो 5 इयर्स का जो इसका परफॉर्मेंस था, तो वो था 9% अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर हम लोग इसको उसके कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो था 14.05%। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, शार्प रेशो। शार्प रेशो का मतलब क्या होता है कि फंड ने जितना रिस्क लिया उसके कंपैरेटिवली रिटर्न्स कितना अच्छा मिला। तो इसका जो शार्प रेशो था वो था 0.8%, एंड कंपैरेटिवली जो उसका कैटेगरी का एवरेज था वो था 6% अप्रोक्सीमेटली।
इसका मतलब ये है कि जितना रिस्क लिया फंड ने उसकी कंपैरेटिवली रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा कम मिला। तो इसका मतलब ये है ना कि आपके लिए कि फंड का नाम अच्छा है, फंड का थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, तो यही है आपके लिए। फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये आपके लिए मायने ही नहीं रखता। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, रियल कहानी है एक्चुअली। मैंने प्रिया के बारे में भी बहुत बातें बताई है। प्रिया जो 27 इयर्स की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है पुणे में, उसके बारे में मैंने मेरे बहुत वीडियोस में एक्चुअली बताया है आपको। तो प्रिया ने, उसके कलीग ने उसको एक्चुअली बोला कि ये वाटर फंड वाला है ना, अच्छा फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर दो। ESG का फ्यूचर जो है वो आगे अच्छा है एंड सभी कोई, मतलब हर कोई इसी की बात कर रहा है। तो प्रिया सिर्फ स्टोरी सुन के, एक्चुअली 50,000 उसने लमसम जमा भी किया था, वो इन्वेस्ट भी करने वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले मैं नंबर्स देखती हूँ। जब उसने नंबर्स देखा कि कैटेगरी से अंडर परफॉर्मेंस फंड है और शार्प रेशो जो है उसका वो भी पुअर है, तो उसने अपना डिसीजन पॉज किया। तो प्रिया ने ये रियलाइज किया कि इंटरेस्टिंग साउंडिंग और फाइनेंशियल साउंडिंग, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग चीजें होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या होता है कि ये फंड अभी करंटली बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना इस फंड का आप SIP 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये, इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसका अवेलेबिलिटी का ऑप्शन वगैरह सब कुछ चेंज होता है। तो जब भी कभी आप प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जब भी कभी आपको SIP करना है, लमसम करना है, तो आप पहले चेक करिए एंड अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। और अगर आप फंड रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और वो है 12.5%। लेकिन उसमें आपका जो गेन है एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और ये सेम टैक्स स्ट्रक्चर दूसरे इक्विटी ओरिएंटेड इंटरनेशनल फंड्स में भी अप्लाई किया जाता है, अप्लाई होता है। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में बताया कि उसने ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो का 25% जो उसका पोर्टफोलियो है, वो उसने 25% उसमें से एक ऐसे ही ट्रेंडी नाम उसने देखा और उस निश फंड में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 2 साल के बाद जब उसने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया, तब उसको ये रियलाइज हुआ कि उस फंड की वजह से ही उसके जो रिटर्न्स है वो नीचे आ चुके थे। और ये इसके वजह से हुआ कि कैटेगरी एवरेज से वो फंड हमेशा कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो लेसन हमें यहाँ से ये लेना है कि थीम कितनी भी चाहे इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, हमें हमारा अलोकेशन जो है फंड का वो लिमिटेड ही रखना होगा। तो मैं आपको 3 टिप्स बताती हूँ और उसमें से पहली इंपॉर्टेंट टिप्स, किसी भी थीम या निश फंड को अपने पोर्टफोलियो का कोर मत बताओ। सिर्फ स्मॉल सैटेलाइट अलोकेशन 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने फंड को कैटेगरी एवरेज फंड से कंपेयर करो, सिर्फ रिटर्न के ऊपर फोकस मत करो। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शार्प रेशो, रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स आपको जरूर चेक करने हैं, क्योंकि आपको पूरा फंड का रिव्यू करना जरूरी होता है, उसके नंबर्स देखना जरूरी होता है। सिर्फ रिटर्न्स देख के आप मत ये डिसीजन लो कि मुझे वो फंड खरीदना है। पूरा का पूरा ना पिक्चर देखना जरूरी होता है। अभी बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या हम इस फंड में SIP कर सकते हैं क्या? यस, आप जरूर कर सकते हो। 500 रुपए की SIP आप कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी है क्या, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे कॉमन सवाल कि ये फंड के जरिए सिर्फ वाटर में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये फंड लग्जमबर्ग बेस्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि एक्चुअली ग्लोबल वाटर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है। और भी एक इम्पोर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं कि हमें जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, वो गारंटेड होंगे क्या? तो नहीं होंगे। अभी जस्ट हमने देखा कि ये जो फंड है उसने अपने कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया है, तो करंट नंबर जो होते हैं वो फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। अभी मैंने इतनी बातें आपको बताई तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये बैड फंड है। ये बैड फंड नहीं है। एक्चुअली मैंने डेटा के बेसिस पे आपको बताया है
ताकि आपको आगे जाके अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है इस फंड में तो आपको मदद होगी। सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है ये। तो जिस व्यूअर ने मुझे कमेंट में बताया था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपका आंसर यहाँ है। ये एक गिमिक फंड नहीं है, ये एक जेन्युइनली ना रियल अंडरलाइनिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन नंबर्स के हिसाब से इस फंड ने अभी तक अपने कैटेगरी से अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हमेशा अंडर परफॉर्म किया है। तो जब भी कभी आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो प्लीज अपना रिसर्च करके, एंड अगर करना ही है आपको तो स्मॉल अलोकेशन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आज का डीप डाइव रिसर्च अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिलीज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस आए, उनको भी समझे। और अगर आपको किसी और फंड के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। देख रहे हो ना आप कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट तरीके से रिसर्च बेस्ड कंटेंट, फाइनेंशियल कंटेंट समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप देख रहे हो कि गोल्ड में आपको कोई SIP वगैरह करनी है तो मेरा गोल्ड SIP वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। कोई भी बाय करो सेल करो ऐसी रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल था उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है, और ये नंबर्स जो है वो आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आप फंड बाय करना चाहते हैं, लमसम SIP कोई भी हो, तो अपना अगर आपका CA है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर है, सेबी वेरीफाइड है, तो प्लीज जाइएगा, उनकी राय लीजिएगा और फिर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।